Good afternoon to all of you. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है यार, कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप किया था। सबसे पहले कंस्ट्रेंट रिलेशंस का मीनिंग ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसी के बारे में देखा था। तो मैंने आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो सॉल्व हो सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए कि कैसे यार आप सॉल्व करो। आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कर सकते हो। अब उसी में हम आगे कंस्ट्रेंट को और डेवलप करते हैं और एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, मतलब आज की क्लास एक सिंगल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को बताना कि इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है। ठीक है ना, आप सपोज एक एक these are two blocks A and B. ठीक है ना, both masses of both blocks are same. Masses of both blocks are same, A and B, and the angle is 37 degree. Angle is 37 degree. Okay, if the angle is 37 degree, then find the acceleration of A and B. Acceleration of A and B. ये angle 37 degree दिया गया, मास ma is equal to mb दिया गया है. If ma is equal to mb, then find the acceleration of A and B. ठीक है, हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, सूडो फोर्स। बट हम पहले इस क्वेश्चन को विदाउट सूडो फोर्स सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी कभी विदाउट सूडो फोर्स आपको सॉल्व करना हो ना, तो भी स्टेप्स को ध्यान रखो। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए डेवलप constraint relation between A and B. अब जब भी कभी वेज कंस्ट्रेंट, यहां पर एक बात देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट की। तो देखो आज एक नई चीज सिखा के जा रहा हूं, नोट वेज कंस्ट्रेंट। आपने पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट देखा है, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट देख लीजिए। वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट, कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा एक काम करना है आपको। क्या काम करना है कि नॉर्मल के अलोंग सभी के कंपोनेंट्स ले लेने हैं। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखा जाए, अगर इस ए वाले ब्लॉक के बारे में बात करी जाए ना, इस ए वाले ब्लॉक के बारे में, तो दिस ए वाला ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन ए, and this block is moving vertically down with an acceleration AB. सिंपली बात, ठीक है ना। अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी के बीच में क्या ड्रॉ करना है, वेज रिलेशन बनाना है। तो वेज ब्लॉक रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करने के लिए आप बस क्या करिए, एक इस तरीके की एक सरफेस ड्रॉ करिए जैसा दिया गया है, एंगल 37 डिग्री दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इधर की तरफ है। कुछ नहीं करना भैया, कुछ भी मत करना, ज्यादा दिमाग मत लगो, आपको बस ये नॉर्मल ले लेना, इस सरफेस का ये नॉर्मल ले लेना, नॉर्मल ऐसे खट 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 खट, ये नॉर्मल हो गया। अब आपको करना क्या है, जितने भी एक्सेलरेशंस आपने लिए है ना, जितने भी एक्सेल, जैसे ये एंगल 37 डिग्री होगा,
अच्छा भैया ये 37 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 37। अब बस इन एक्सेलरेशन का इस नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट कर दो आप सबसे पहले, बस और कुछ मत करो। तो ए का जब इसके अलोंग कंपोनेंट करेंगे, ए का इसके अलोंग कंपोनेंट करोगे तो आ जाएगा ए साइन 37 डिग्री। और जब बी का कंपोनेंट करेंगे ना बच्चों, बी का जब इसके अलाउंग कंपोनेंट करेंगे तो आ जाएगा ए बी कॉस 37 डिग्री। सो वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट करता है कि टेक all component of motion parameters, all component of motion parameters along normal, along parameters along normal between blocks, normal between blocks, ठीक है ना। ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल एक्ट हो रहा है उसके अलोंग लेकर बोथ इक्वेटेड, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ ए साइन 37 इक्वल टू ए बी कॉस 37। प्लीज बच्चों रिमेंबर ऑलवेज, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं आपको। वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट में आपको क्या करना है, दिस कंस्ट्रेंट इज वेरी यूजफुल फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सो अगर जिनको सूडो फोर्स में ट्रबल फील होता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कंस्ट्रेंट डेवलप करना सीख जाओ। क्या करना है, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट करना है। नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट किया, बहुत आसान था, कंपोनेंट कर दो भैया। तो ए जो कंपोनेंट इसका होगा, ए वाले का नॉर्मल के लॉन्ग, वो बी वाले के नॉर्मल के लॉन्ग के बराबर कर देना, इक्वेट कर देना भैया, इक्वेट कर दो तो रिलेशन बन जाएगा ए इंटू साइन 37 कितना हो गया भैया 3/5, कॉस 37 हो गया 4/5। तो भैया एक बड़ा आसानी से रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू 4/3 AB। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब उसके बाद क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है ए की। सो नाउ यू वांट टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या करना चाहिए, एफबीडी ड्रॉ करिए। एफबीडी, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की एफबीडी जब ड्रॉ करोगे आप, सो ये है ब्लॉक ए की आउटर सरफेस। ब्लॉक ए की आउटर सरफेस में नॉर्मल ऊपर की ओर एक तो ग्राउंड ने दिया, दिस इज एन ए। ऊपर से ये वाले बी वाले ने इधर लगाया, दिस इज एन। और भैया एम जी नीचे की ओर, तो ये एंगल 37 है। सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, सो आप देखो ये एंगल 37 होगा तो ये एंगल भी 37, और ये 37 तो ये 37। ये 37 होने की वजह से एन का एक कंपोनेंट इधर दूसरा इधर, तो दिस इज एन साइन 37। नाउ वी कैन रिटर्न इन हियर n sin 37 is equal to me, acceleration of. Now acceleration of b, acceleration of b, तो fbd of b बना दीजिए, fbd of b बना दीजिए। और जब आप fbd of b बनाओगे तो b की fbd में ये लोअर सरफेस ऑफ b ब्लॉक की है, तो एक तो नॉर्मल ये लगेगा n, ऊपर से एक NB इधर की तरफ, एक mg नीचे की ओर। सो ऑब्वियस बात है इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ करेंगे तो n का एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो n का इधर कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा। सो यहां इक्वेशन हो गई mg माइनस का n cos थीटा इज इक्वल टू MAB. From equation 1 and 2 you can solve these equations and got the answers of A and B. तो बच्चों यहां पर समझने वाली बात ये थी कि mg माइनस, आप देखो तो पहली इक्वेशन है mg माइनस n cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो आप लिख सकते हो दिस इज 4n/5 इज इक्वल टू MAB, तो दिस इज MAB m into AB, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो है बच्चों वो है MA, तो दिस इज n into 3/5 is equal to MA।
ए बी और ए में रिलेशन जो है, ए बी और ए में जो रिलेशन है वो दिया गया है, ए इज इक्वल टू 4/3 वीबी। तो यहां लिख सकते हैं n इंटू 3/5 इज इक्वल टू m इंटू 4/3 ए बी। नाउ यू कैन सी कि यार यहाँ पर एम ए बी की जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है आपके पास, दिस इज 9n/12 20 है ना, 9n/20, या n की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। सो एम ए बी की जगह पुट कर दो तो n निकल आएगा, तो एम जी -4n/5 इज इक्वल टू 9n/20। नाउ एम जी इज इक्वल टू n कॉमन कर लिया, दिस इज 9/20 प्लस का 4/5। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 16 प्लस 9 25 सो n m g इज इक्वल टू n into 25/20, 5 5s are 25, 5 4s are this, so नॉर्मल आ गया 4mg/5, नॉर्मल 4mg/5 आ गया, तो एक्सेलरेशन a का जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इस इक्वेशन से। सो एक्सेलरेशन a आ जाता है आपके पास 4g/5 into 3/5, द आंसर इज 12g/25। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक्सेलरेशन अगर a का आ गया तो b के एक्सेलरेशन में रिलेशन कितना है, तो a बराबर 4/3/4 ab है। सो a बराबर 3/4 aa। so put the values, this is 12g/25 into 4 into 3, so this is 4 3s are 12, तो आंसर इज 9g/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। नाउ अगर आपने इस वेज कंस्ट्रेंट को समझ लिया ना बच्चों, वेज कंस्ट्रेंट को समझ लिया, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो जनरली छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे बहुत एक फेमस क्वेश्चन मैं लूंगा आपके लिए, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो लेट अस सी दिस डायग्राम। सपोज दिस एंगल इज 37 degree and this angle is 53 degree. Okay, if this angle is 37 degree, this angle is 53 degree. So if this block is moving with a speed of 3 meter per second of block A is moving with a speed of 3 meter per second, then what is the speed of block B? What is the speed of block B? So my dear students, this is also an easy question. You can take, first of all, आपका फोकस किधर की तरफ रहना चाहिए? फोकस रहना चाहिए कि अगर ये दो वेज ब्लॉक्स है, आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ नॉर्मल जो मेंटेन रखेंगे। अगर नॉर्मल होगा तो यही इनका नॉर्मल होगा। सो टेक द, आपको बस करना क्या है, आपको करना क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि यार बच्चों आपको करना क्या चाहिए, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेना है एक्सेलरेशंस का बस। तो यहाँ पे वेलोसिटी का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं। सो दिस इज, अगर ये बच्चा, अगर ये आपका नॉर्मल है, जैसा कि आपने देखा हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है इस बार, तो भैया ये रहा हॉरिजॉन्टल नॉर्मल। और देखते हैं ये अगर हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है, ये अगर आपका नॉर्मल ये इधर ये इधर, सो आप देखिए जो ब्लॉक ए है ना, जो ब्लॉक ए है वो जा रहा है नॉर्मल से 37 डिग्री पर, तो ये इधर चला गया नॉर्मल से 37 डिग्री पर। और भैया अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये नीचे आ रहा होगा। अगर ये नीचे आएगा तो कितना होगा एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, तो किसी ना किसी v स्पीड से ऐसे नीचे आ रहा होगा, v स्पीड से। अच्छा, तो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन है, तो ये एंगल हो गया भैया 53 डिग्री, 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री। द वैल्यू इज vb, और ये आ गया va, और ये कितना आ गया 37 डिग्री आ गया।
सो VA का एक कंपोनेंट इधर की तरफ करेंगे तो दिस इज VA cos 37 और गिव मी सो यार बच्चों ये देखो VB का इधर कंपोनेंट करेंगे तो ये आ जाएगा VB cos 53। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको दोनों को इक्वेट करा देना है। VA cos 37 इज इक्वल टू VB cos 53। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो VA cos 37 कितना होता है, cos 37 3/5 या 4/5, तो 4/5। तो cos 37 4 VA by 5 इज इक्वल टू cos 53 3 VB by 5। 5 से 5 उड़ गया बेटा, VA दिया गया 3, तो यहां पर 4 into 3 इज इक्वल टू 3 VB। नाउ 3 से 3 कैंसिल, VB बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो सच है इजी क्वेश्चंस, आप लोग समझे ना, आप लोग समझे। आप इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करोगे तो ये सब बहुत सारे दिखेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस पकड़ लो, वेज कंस्ट्रेंट सीख लो, पुली ब्लॉक सीख लो, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। चलिए, तो आई होप कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है तो एक आसान क्वेश्चन और लेकर मैं आपको फाइनली, so in this question, if the wedge block A is moving vertically downward and B is moving 5 meter per second towards left, and the angle of inclination is 37 degree, then find the velocity of block or rod A। चले, ओके, सो आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। यार बच्चों फिर देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको फिर से आप टाइम बचाना है तो यही इसका नॉर्मल होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, तो ये मान लेते हैं नॉर्मल है। अब बस नॉर्मल के अलोंग आपको ध्यान देना है, नॉर्मल के अलोंग ध्यान क्या देना है कि ए वाला जो है ना, ये बी वाला ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और ए वाला डाउनवर्ड जाएगा, ए वाला डाउनवर्ड जाएगा V स्पीड से। तो ये एंगल अगर 37 डिग्री, तो हम सबको पता है ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, ये 37 है तो ये भी 37 ही होगा। तो 5 का इसके अलोंग कंपोनेंट करोगे आप। I want to, for better clarification, I want to draw this separately. So this is the normal, this is a normal of A and B, of A and B. So ये नॉर्मल है यार बच्चों। नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है, ये इस तरीके से जा रहा है, ए मान लेते हैं, या बी वाला ब्लॉक जो है वो VB स्पीड से जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और ए वाला वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है विद अ स्पीड VA। इफ दिस एंगल आप देखो तो ये सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस का ये एंगल 37 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं भैया ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, ये 37, so this angle is also 37 degree। so VB का इसके अलोंग कंपोनेंट करेंगे तो VB cos 37, सॉरी sin 37 आ जाएगा, क्योंकि VB का इधर cos 37 तो इधर sin 37, so VB sin 37, और ये वाले A का जब करेंगे तो इधर आ जाएगा VA cos 37। now you can solve within a second, so VB cos 37 इक्वेट कर दीजिए, VB cos 37 equates with a VA VB sin 37, VB sin 37 equates with VA cos 37। now you can very easily solve VB sin 37 को बेटा कितना बोलते हैं, sin 37 होता है बेटा 3/5 is equal to VA and cos 37 4/5। now 5 to 5 cancel out, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है,
तो यहाँ पर VA की स्पीड जो आ जाएगी वो 3 VB/5 आ जाएगी। दैट्स कॉल्ड VA इज इक्वल टू 3 into 5, दैट इज मीन्स 15/4। यहाँ 4 हो जाएगा, 15/4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सो वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। जैसे चेतन बहुत अच्छा कर रहे हैं, केशिका ने भी बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब, है ना। सो आई होप कि आप कंस्ट्रेंट को समझ चुके हो। अगर हम कंस्ट्रेंट पे फोकस कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम अब निकालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में, वो होता है रीडिंग। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेइंग मशीन। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ नॉर्मल मेजर करती है, उसी को हम वेइंग मशीन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप मान लो, आप जिस पे ये बंदे, एक है ना, ये आप मान लो कि भैया ये एक वेइंग मशीन है और इस पे एक पर्सन खड़ा होगा यहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं कि ठीक है ना, ये एक वेइंग मशीन रही होगी, कोई रीडिंग रही होगी, इस रीडिंग पे एक पर्सन आके खड़ा हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन स्टैंड करता है, जैसे कि कोई भी पर्सन अगर खड़ा होता है, अगर मान लो ये एक पर्सन जो खड़ा है, इसका कोई ना कोई मास m रहा होगा, तो हुआ क्या होगा बच्चों, हुआ क्या होगा, इस सरफेस ने इसको एक नॉर्मल दिया होगा n, इसने इसको नॉर्मल दिया होगा n। तो अगर मैं FBD ऑफ मैन बनाता हूँ, FBD of man, so if you want to draw the FBD of man, so let us see normal, this normal exerted by weighing machine and this mg is exerted by earth on the man, ठीक है ना। So in equilibrium, in case of equilibrium, in case of equilibrium हम बोल सकते हैं n is equal to mg। सो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेइंग मशीन ऑन द ऑब्जेक्ट, आइदर अ पर्सन और द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा है, इसी की रीडिंग जो रिप्रेजेंट करता है वही वेइंग मशीन कहलाता है। तो वेइंग मशीन इज नथिंग, इट इज द मेजरमेंट of normal force, normal reaction exerted by weighing machine on object or person. Okay, for in this case, so normally रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है बेटा, रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज N/G kgf, किलोग्राम फोर्स, N/G kgf, एंड नोट पॉइंट, नोट क्या है कि 1 किलोग्राम फोर्स ऑलवेज G न्यूटन की। अगर G की वैल्यू 10 है तो 10 रखिए, और 9.8 है तो 9.81 रखिए, ठीक है ना। सो ये याद रखने वाली बात है कि नॉर्मल को मेजर करता है किलोग्राम फोर्स में, हम रीडिंग निकालते हैं तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो N/G kgf होता है। जैसे इन दिस केस, अगर इस केस की बात करी जाए तो इन दिस केस जो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग ऑफ पर्सन, अगर पर्सन की रीडिंग देखेंगे
So this is equal to mkgf. why mkgf? because क्योंकि हमें दिख रहा है कि नॉर्मल की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ रही है, mg आ रही है। तो जब mg बाय g करेंगे तो mkgf आ जाएगा। ठीक है ना? Let us see the different cases and how to solve these questions, how to relate. So if the weighing machine is standing on the weighing machine kept on the elevator, so analysis of weighing machine inside the elevator, analysis of weighing machine inside the elevator. Okay. So first case first देखते हैं। केस फर्स्ट है बच्चों, इफ मान लो एक एलिवेटर है, मान लो बेटा कोई एलिवेटर है ऐसे, ठीक है ना, और इस एलिवेटर में वेइंग मशीन रखी है हमारी, ये वेइंग मशीन हो गई है ना, ऐसे मान लो रखी, एंड दिस एलिवेटर के ऊपर एक पर्सन है, बेचारा एक पर्सन, बेचारा इसलिए कि उसको जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया, वो ही डोंट वांट्स टू स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन, बट एक्चुअली जबरदस्ती बेचारा खड़ा है। चुन्नू मियाँ है हमारे, ठीक है। सो ये वेइंग मशीन है, इनका मास जो है m, ठीक है। नाउ दिस एलिवेटर इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v, ठीक है ना, कांस्टेंट v, कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग विद अ स्पीड v, सेम स्पीड v बट वर्टिकली डाउन, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे बेटा ये v स्पीड से जा सकता है, या तो इधर जा रहा है, दोनों के केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, इफ v is constant, so we can say that acceleration of this body is zero. Acceleration of this body is zero. So FBD देखते हैं, तो यार भैया FBD जब देख रहे होगे तो ये वेइंग मशीन इसको नॉर्मल देगी एंड ये इसको नॉर्मल देगा एंड, और mg लगेगा नीचे। तो नाउ यू वांट टू ड्रॉ द FBD ऑफ मैन, FBD ऑफ मैन, और जैसे ही आप FBD ऑफ मैन देखोगे ना, तो नॉर्मल ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। ओके भैया, if acceleration is zero, so again we can say that these forces are balanced forces. Now either the object is moving, either the elevator is moving upward or downward, the reading of weighing machine is n by g kgf, and in this case n equal to mg, n equal to mg आ जाएगा। सो रीडिंग कितना आ जाएगा बच्चों, रीडिंग जो आ जाएगा वो इस केस में भी m किलोग्राम फोर्स आ जाता है। रीडिंग कितना आ जाता है, m किलोग्राम फोर्स। so please remember everybody, this is a very very important topic, please remember, है ना, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा केस 2, तो चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, याद रखना, इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप और डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन इज इक्वल टू द मास या वेट ऑफ द पर्सन या बॉडी, ठीक है ना। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, आइदर द elevator is moving up or down, the reading on the weighing machine, the reading on the weighing machine is equal to the weight of the object, equal to the weight of object. This is the first case. Okay, now let us see now the second case, if the elevator is moving up with a constant acceleration, ठीक है ना। so if the elevator is moving up with a constant acceleration a, then how to calculate? So let us see how to calculate the reading. So case 2,
if elevator is moving up with acceleration a, अगर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तब क्या होगा? सो एक बार फिर से एलिवेटर को देख लेते हैं. सपोज बेटा ये एलिवेटर, दिस इज द एलिवेटर एंड दिस एलिवेटर इज मूविंग. दिस एलिवेटर पे एक क्या क्या है, वेइंग मशीन रखी है हमारी. ये वाली वेइंग मशीन आ गया. सेम एलिवेटर ले लेते हैं, ठीक है ना. ये वेइंग मशीन हो गई. पर्सन भी खड़ा कर देते हैं, पर्सन खड़ा कर देते हैं. पर्सन खड़ा कर देते हैं इसके ऊपर. ठीक है. इस बार क्या हो रहा है, इसका भी मास एम ही है. ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है. ये जो एलिवेटर है, दिस एलिवेटर इज मूविंग अप with a constant acceleration. If this elevator is moving up with a constant acceleration, so फिर से हम वही देखेंगे कि भैया ये इसको नॉर्मल देगा और ये इसको नॉर्मल देगा. अगर नॉर्मल एन दे रहा है, सो अगर इस केस में देखा जाए एफबीडी ऑफ मैन बनाते हैं, एफबीडी ऑफ मैन. सो जैसे ही आप एफबीडी ऑफ मैन बनाओगे ना यार, सो जरा देखना, ये नॉर्मल लगा, mg नीचे की ओर लगा, and this is moving with an acceleration a. So हम बोल सकते हैं कि n minus mg is equal to m. Now the normal reading is m into g plus a. इसका मतलब रीडिंग कितना आ जाता है? So रीडिंग यहां पर आ जाएगा, this reading is equal to g plus a m g plus a upon g kg. So एक important note point ये है कि if the elevator is moving up, then the reading of the person and object are more than the weight of object, है ना. So याद रखना कि if elevator is moving up, then reading on the weighing machine, reading on the weighing machine, weighing machine is greater than the weight of object. ओके. सो कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि द मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 kg, 30 न्यूटन. सो इसका मतलब आप समझो कि मैक्सिमम वेट का मतलब ये कह रहा है दिस इज नॉट अ ट्रू वेट. एक्चुअली द ट्रू वेट इज दिस. ट्रू वेट, ये ट्रू वेट जो है, ट्रू वेट वो है mg. और ट्रू वेट से अगर ज्यादा है यहाँ पे weighing the weight of the object, that is called ट्रू वेट. तो अगर ट्रू वेट से ज्यादा है मतलब आपको दिमाग में तुरंत एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट की रीडिंग उसके ट्रू वेट से ज्यादा आ रही है, दैट्स व्हाई द एलिवेटर इज मूविंग अप. ओके. नाउ इफ केस थर्ड देख लेते हैं, ठीक है ना. केस थर्ड क्या कहता है? इफ केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड, if elevator is moving down. अगर भैया एलिवेटर नीचे आता है, डाउन, विद वही सेम, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए. अगर बेटा ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है एलिवेटर, इस बार ऐसे ऐसे मान लो ये एलिवेटर भैया है, एलिवेटर पकड़ के ये मान लो ये वेइंग मशीन, ठीक है, दिस इज अ वेइंग मशीन, और ये वेइंग मशीन
पर्सन ऐसे स्टैंड पर्सन। अगर भैया इस केस में ये एक्सेलरेशन अब नीचे ऊपर की जगह नीचे की तरफ जाए, ऊपर की जगह नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो यार खुद तुम सोचो कि अब क्या होगा। सो नाउ फिर से वही सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, वही सिचुएशन सिमिलर ड्रॉ करते हैं। अगर सिमिलर ड्रॉ करेंगे भैया तो नॉर्मल ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, तो हमें फिर से एफबीडी बना लेनी चाहिए पर्सन की। सो जैसे ही आप एफबीडी ऑफ मैन बनाओगे ना, एफबीडी ऑफ मैन, सो एफबीडी ऑफ मैन बनाते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर ये नॉर्मल है, mg नीचे की ओर लग रहा है, mg उसका ट्रू वेट है, mg उसका ट्रू वेट है, और नॉर्मल जो वेइंग मशीन ने लगाया और ये नीचे जा रहा है, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा सर वो होगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। सो नाउ द नॉर्मल इज m इंटू जी माइनस ए, और m इंटू जी माइनस ए का मतलब है रीडिंग क्या आ जाएगी भैया इसकी, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी यार सर m इंटू जी माइनस ए अपॉन जी kgf। अच्छा, केजीएफ से याद आया, एक मूवी है केजीएफ चैप्टर नंबर 1 और केजीएफ चैप्टर नंबर 2, पता नहीं चैप्टर नंबर 2 रिलीज हुई है नहीं, मुझे तो नहीं पता, बट आप लोगों ने देखी है क्या वो मूवी? हाँ देखो कह रहे हैं चेतन जी ने देखी है, बहुत, अनन्या ने नहीं देखी। अरे बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मोटिवेटेड मूवी है, आप सबको देखनी चाहिए, मेरा तो सजेशन ये है। सो यहाँ देखो, यहाँ जो रीडिंग है वो रीडिंग उसके ट्रू वेट से भी कम आ रही है, उसके ट्रू वेट से भी कम आ रही है, ये देख रहा है ना, जी माइनस ए, तो एम जी माइनस एम ए। तो अगर कोई भी एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, तो यहां पर रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन हो जाएगा, रीडिंग on weighing machine is less than the true weight of object, true weight of object। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये मिले कि द मिनिमम वेट या मिनिमम रीडिंग, ऐसा कुछ मिले, मतलब आप दिमाग में रखना कि सर क्या बोलना चाह रहा है वो क्वेश्चन, कि भैया वो जो रीडिंग है उस केस में एलिवेटर जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, यहाँ जो एक्सेलरेशन लिया गया है ना, ये जो रीडिंग के लिए, उस केस में एक्सेलरेशन लेस देन जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन जी। इफ एक्सेलरेशन ए is equal to or greater than equal to g, then reading on weighing machine is always zero। रट लो बिल्कुल, reading on weighing machine is zero, weighing machine n is zero। why zero? क्योंकि जरा देखो ना, अगर एक्सेलरेशन ए का ज्यादा हो गया जी से भी, तो फिर भैया क्या होगा, वेइंग मशीन को छोड़ देगा और वो भैया फ्री फॉल आ रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा। तो इसलिए याद रखना कि उस केस में नॉर्मल जीरो हो जाता है तो वेइंग मशीन की रीडिंग भी जीरो हो जाती है। सो प्लीज रिमेंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब। हाँ, इट्स अ वेटलेस, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो फ्री फॉल होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये था वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। अब वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट के बाद एक रीडिंग हम और निकालते हैं, जिस रीडिंग को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, है ना, स्प्रिंग रीडिंग, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस भी देख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग देखोगे तो आप भी अच्छा लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है यार, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आप लोग जो छोटे थे तब आपने देखा होगा, जहां आप गैस सिलेंडर भराने जाते थे, गैस सिलेंडर को भरवाते थे, वहां पर क्या होता था, एक इस तरीके का हिंज तो होता था, वेइंग मशीन की तरह एक स्प्रिंग बैलेंस लटका देते थे, और उस स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता था, ऐसे एक होता है, यहाँ नीचे एक हुक लगा होता था, इस तरीके का हुक, है ना। इस हुक में क्या करते थे, इस हुक में क्या करते थे, हम सिलेंडर को लटकाते थे, सिलेंडर लटका होता था। आजकल सिलेंडर की बहुत मारा मारी है, तो थोड़ा तुम लोग भी देखे रखो।
थोड़ा दान वान भी कर दो, ये रीडिंग वेडिंग होती थी, यहाँ पर क्या होता था, ऐसे होता। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक स्प्रिंग पड़ी होती थी, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती थी और कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे ब्लॉक को हिंज कर दिया जाता। तो आप लोग स्प्रिंग के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पहले तो हमें एनालिसिस थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग क्या होता है, इट्स एक्सर्ट अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर उसको उसकी नेचुरल लेंथ से, अगर मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, स्पाइरल शेप में होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इसका मास होता है, सॉरी इसका अगर ये मासलेस है और जनरल आइडियल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास अगर इससे कोई मास एम अटैच कर दिया गया है, अगर इसको इसके इसकी नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस कर दिया जाए, नेचुरल लेंथ से मान लो जितना डिफॉर्म किया जाएगा एक्स, सो ये क्या करती है, एंड्स पे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड this restoring force is directly proportional to deformation length either on compression, चाहे कंप्रेस किया जाए, चाहे कंप्रेशन हो या एलोंगेशन हो, दोनों के केस में जितना डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में हुआ है उतना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट है। तो प्रोपोर्शनलिटी मार्क्स हटाते हैं तो भैया एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। बच्चों कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में यहाँ रख सकते हो। वैसे तो हम उसको स्प्रिंग के और भी कई फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते वक्त भी इस चीज को देख लेते हैं। तो एफ आर स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के होता है, एफ आर जो होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो एक यंग मॉडुलस पर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, और दूसरा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर। तो याद रखना y इज अ यंग मॉडुलस, y इज अ यंग्स मॉडुलस, a is the area of cross section, and L is the length of spring. ये कौन सी है, नेचुरल लेंथ है। यहाँ पर जो बात कर रहा है वो नेचुरल लेंथ की बात करना है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये याद रखिए, एक बार इससे रिलेटेड मेन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, सो इसलिए मैं आपको सबको बोलूंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट और यंग मॉडुलस और एरिया और लेंथ में रिलेशन, ठीक है। चलिए ओके, अब देखते हैं। अब अगर ये ब्लॉक एम है तो ये अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा mg, इस पे एक टेंशन टी आएगा, टी इधर लगेगा तो एक टेंशन टी इधर लगेगा, और टी इधर लगा है तो इसके एंड पॉइंट पर भी टी इधर ही लगेगा। सो याद रखिए अगर एंड पॉइंट इधर भी टेंशन टी लगेगा तो ओवरऑल अगर ये इक्विलिब्रियम है, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम एफबीडी अगर आप बनाते हो, एफबीडी इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर इसकी एफबीडी आप ड्रॉ करते हैं, सो एफबीडी ड्रॉ करने पर आप देखोगे कि टेंशन टी कौन लगा रहा है, तो स्प्रिंग लगा रही है, तो स्प्रिंग बैलेंस, टेंशन टी किसने लगाया, स्प्रिंग बैलेंस ने, और mg किसने लगाया, mg लगाया अर्थ में, सो इसका मतलब जो, जैसे कि हमने यहाँ वेइंग मशीन के केस में देखा था ना, वेइंग मशीन के केस में हमने पाया कि जो जिसका नॉर्मल मेजर करता है, जो जिसका नॉर्मल फोर्स exerted by the weighing machine is called a reading on the weighing machine. Similarly टेंशन, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस कौन सा फोर्स लगा रहा है, टेंशन लगा रहा है, तो हम लिखेंगे T इक्वल टू mg. So reading on the weighing machine या reading on the spring balance is nothing, it is the measurement of the tension. तो reading of spring balance को हम लिख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस में कुछ नहीं करना, स्प्रिंग बैलेंस में आपको बस टेंशन मेजर करना है, तो इट्स नथिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ टेंशन ऑन स्प्रिंग। लेट अस सी सेम थिंग्स, इसके लिए क्या रीडिंग का फॉर्मूला क्या होगा। सो बच्चों रीडिंग का जो फॉर्मूला होगा इस केस में वो, हाँ सो आप यहाँ देख सकते हो कि रीडिंग ऑन वेइंग मशीन, रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा। सो रीडिंग
of spring balance, spring balance, this reading is T by J kgf. जैसे वहां n kgf था, ऐसे यहाँ पर T by G kgf. ठीक है, फिर से वही बात समझते हैं सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं सिंपल सी टेंशन की, तो जो स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगा वही क्या कहलाएगा, आपका रीडिंग कहलाएगी. कुछ इलस्ट्रेशंस देखकर और डिटेल और डीप एनालिसिस कर सकते हैं. जैसे कि पहला एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप. अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार बच्चा मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक वेइंग मशीन रखा है, ये वेइंग मशीन रहा होगा, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस रहा होगा, है ना, यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस रहा होगा. अब आप जरा सोचना, देखो आपको कितनी बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ. यहाँ पर एक पुली लगा दी गई ऐसे, और पुली से रस्सी से खींच के यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया गया जिसका मास मान लो 30 kg. अगर इसका मास 30 kg है तो बताओ रीडिंग कितना रहा होगा, रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस का कितना रहा होगा, है ना. तो रीडिंग जो आपको मिलेगा, तो आप इसकी एबीडी देखोगे तो टेंशन टी इधर की तरफ. अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझना अच्छे से भैया. इधर टेंशन टी, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी. आइडियल स्प्रिंग है तो इधर टी है तो इधर भी टी होगा, इधर टी है तो इधर भी टी ही होगा, इधर टी तो इधर भी टी, इस पॉइंट पे भी टी, इस पॉइंट पे टी तो इधर भी टी. तो एंड्स, स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे जो टेंशन लग रहे हैं वो इक्वल लग रहा है. अगर इक्वल लग रहा है तो जो रीडिंग आएगा वो कितना आ जाएगा. सो रीडिंग इज, दिस इज टी इक्वल टू 30 g, और रीडिंग आ गई आपके पास 30 किलोग्राम फोर्स. बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात अगर आपको समझ में आई तो हमारे लिए अगले इलस्ट्रेशन को समझ पाना बहुत आसान हो. लेट अस सी डिफरेंट इलस्ट्रेशंस. व्हाट इज अ डिफरेंट इलस्ट्रेशन? सो डिफरेंट इलस्ट्रेशन ये कह रहा है, कि अगर मान लो बच्चों कि इस बार क्या हो रहा है, आपके पास सेम टेबल है लेकिन अब की बार स्प्रिंग को मान लो, ठीक है, ओके. अब ये मान लो अब की बार आपके पास क्या है, सेम ऐसे ही स्प्रिंग बैलेंस है, ये ऐसे ऐसे ऐसे. इस बार यहां पर भी और इधर दोनों एंड, इधर भी एक पुली लगा गई, पुली लटकाई गई, और इधर भी पुली लटका दी. अब जरा ध्यान से सोचो और बताओ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचना और बताना कि अगर इधर भी 30 kg लटका दिया जाए, इधर भी 30 kg लटका दिया जाए, तो नाउ द रीडिंग कितनी होगी. अब रीडिंग कितनी है, अब रीडिंग कितनी होगी. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आप सो लेट अस सी दिस सॉल्यूशन. बहुत केयरफुली देखते हैं भैया. ये देखना, इधर टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी, इधर टेंशन टी प्राइम है, इधर भी टेंशन टी प्राइम है, इधर भी टेंशन टी प्राइम, और इधर भी टेंशन टी प्राइम. काबिलियत की बात यह है कि टी प्राइम की वैल्यू भी 30 g है एंड टी की वैल्यू भी 30 g. मतलब स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे जो टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे जो टेंशन लग रहा है वो 30 g ही लग रहा है. सो रीडिंग कितना आ जाएगा भैया, रीडिंग कितना आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगी भैया 30 kgf. बस खत्म, खत्म भाई साहब. नॉट 6, ईशा लंके गलत है. द आंसर इज 30 kgf. बहुत आसानी से. तो याद रखने वाली बात यह है कि आपको रीडिंग चेक करना है पूरे स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे. लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल. आपकी गलती मत करना, आपकी गलती मत. लेट अस सी, दिस इज आल्सो अ स्प्रिंग बैलेंस. एक 5 kg का ब्लॉक हंग है और एक आपका 2 kg का ब्लॉक हंग है. अगेन पूछा है रीडिंग कितना हो, रीडिंग रीडिंग पूछी गई है आपको ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस. सोचो बताओ.
है ना। तो लेट्स सी, आप देखो यार, सब कुछ आइडियल है। अगर सब कुछ आइडियल है तो जरा देखते हैं, आपको टेंशन कैलकुलेट करने पे फोकस करना चाहिए। दिस इज ट्रीटेड एज अ सिंपल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ पर भी टी, और इधर भी टी। ये टी टी मिलके इधर बनाएगा 2t, आइडियल है। ये भी 2t, ये भी 2t, एंड दिस इज ऑल्सो अ 2t। ओके, नाउ लेट अस सी, अगर ये बेटा एक्सेलरेशन a1 से जा रहा है तो ये a2 से नीचे जा रहा है। a1 a2 में सबसे पहले रिलेशन डेवलप करना है। पहला काम होना चाहिए कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। अच्छा भाई, a1 और a2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करना है। a1 में कितना होगा, तो a1 ta1 माइनस 2t इंटू a2 इज इक्वल टू 0। याद करिए, वर्क डन कॉन्सेप्ट लगाया था हम लोगों ने। सो a1 इज इक्वल टू आ गया 2a2। इसका मतलब अगर a2 को a मान लिया जाए तो a1 जो है वो 2a से ऊपर। नाउ लेट अस सी द इक्वेशन, 5g डाउनवर्ड, 2g डाउनवर्ड। सो एक इक्वेशन बन जाएगी 5g, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, माइनस 2t इज इक्वल टू 5a, और दूसरी इक्वेशन हो गई इट्स अ t माइनस 2g इक्वल टू 2। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, बिकॉज वी विल फोकस ऑन द टेंशन। तो भैया t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बन जाएगा 5g माइनस 2t इज इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू यस 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 2 इंटू ए, 2 भी लिखना पड़ेगा। सो इट्स अ 4 आ जाएगा यहां पर, और इधर आएगा आपके पास इट्स अ t माइनस 2g इज इक्वल टू 4a। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो यहां बन जाता है बेटा 4 मतलब 20g माइनस का 8t इज इक्वल टू 5t माइनस का 10g। ना ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आ रहा होगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 20g और 30g और 13, ठीक है। सो 30g is equal to 30g, 30g is equal to 13t, 30g is equal to 13t, so 30g is equal to 13t, ठीक है। टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 30g अपॉन 13, ये टेंशन आ गया। अगर हमारे पास ये टेंशन आ गया तो रीडिंग कितना होगा, देखिए अभी भी केयरफुली होना बहुत जरूरी है। अभी भी कई बच्चे गलती कर देते हैं कि रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस, बैलेंस 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 इज इक्वल टू, भैया स्प्रिंग बैलेंस पे कितना फोर्स लग रहा है, 2t फोर्स लगा है, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी 2t बाई जी, दैट इज कॉल्ड 60 बाई 13 किलोग्राम फोर्स, 60 बाई 13 किलोग्राम। बहुत बढ़िया चेतन, बहुत बढ़िया, 2t होगा, सो दैट्स कॉल्ड 60 बाई 13 किलोग्राम फोर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू। अब इंपॉर्टेंट बात समझो यार, अब तुम्हें ये तो पता ही है कि एलिवेटर, अब जरा तुम लोग खुद समझो कि अगर मैं 3 केसेस लू, पहला केस, फिर दूसरा, और यहीं पर तीसरा, ऐसे 3 केसेस अलग अलग बना लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। वी आर इन रिवीजन। सो इन द फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस में देखा जाए, फर्स्ट केस में मान लो बच्चा, हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस में ब्लॉक को इस तरीके से हंच करके बैठा ले हुए, ऐसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पर ब्लॉक ऐसे हिंच है, यहाँ पर भी ऐसे ही एक मान लो
इस तरीके से ब्लॉक यहाँ भी हिंज है, ऐसे यहाँ भी हिंज है बच्चों। तो यार तुम सोचो, अगर ये ऊपर और नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज कांस्टेंट, सो यार रीडिंग कितना होगा अगर इसका मास m? अगर ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जाता है तो रीडिंग कितना होगा अगर इसका मास m? नीचे अगर आता है a एक्सेलरेशन से तो रीडिंग कितना होगा ये बता, ठीक है, इसका अगर मास m। सो यू नो वेरी वेल कि अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो टेंशन T ऊपर की ओर लगेगा, mg नीचे की ओर लगेगा। दिस इज द कांस्टेंट, तो रीडिंग डायरेक्टली आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी m बाई जी, m kgf, रीडिंग कितनी आ जाएगी, m किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो टेंशन T ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर, और हम बोलेंगे T माइनस mg इज इक्वल टू m। नाउ द m इज T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, और रीडिंग हमारे पास आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी यहां पर भी, दिस इज m ओवर g प्लस ए अपॉन जी किलोग्राम फोर्स, ठीक है। नाउ इस केस में अगर देखें तो टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, mg नीचे, तो यहां पर भी इक्वेशंस आपके पास जो आती है वो क्या आ जाएगी बेटा, इट्स अ mg माइनस टी, mg minus t is equal to m। now the t is m into g minus a, and reading हमारे पास आ जाएगा, its reading is t is equal to, reading is m into g minus a upon g kgf। सो आप देख रहे हो अगर किसी एलिवेटर में हमने क्या किया, एलिवेटर को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे कराया तो रीडिंग रहती है m kgf, अगर सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाता है तो mg प्लस ag kgf, और अगर रीडिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या फिर वेराइंग एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो mg माइनस a बाई g kgf। एंड एक्सेलरेशन वेराइंग के केस में a जो है वो इस केस का इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। जरा 2 मिनट और सुनिए, एक इंपॉर्टेंट केस हम आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहे हैं। केस नंबर 4 क्या है, अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो एक फ्लैट कार ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस फ्लैट कार में क्या है, इस फ्लैट कार में क्या है यार, अब इस फ्लैट कार में देखो कितनी अच्छी बात बता रहा, अगर इस फ्लैट कार में स्प्रिंग बैलेंस को लटका दिया जाता ऐसे, ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस मतलब पूरी स्ट्रिंग ऐसे लटकी है, मान लो ये एम है और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लटका है, ठीक है। अब जरा ध्यान से, अगर ये लटका है, अब ये ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे, ठीक है ना, तो होगा क्या, होगा क्या, लॉजिकली समझते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन से आगे की ओर होगा तो जैसे ही आप देखोगे तो इस पे एक, मतलब ये चीज क्या कर रही होगी, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी ना, क्योंकि mg इधर की तरफ नीचे की ओर लग रहा है, तो कोई ना कोई तो फोर्स इस पे लगना चाहिए जो इसको इधर की तरफ लेके जा सके, कोई ना कोई फोर्स तो इस पे इधर की तरफ लगना चाहिए जो इसको इधर की तरफ लेके जा सके। तो इधर की तरफ ले जाने की वजह से इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बदल जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बदल जाता है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से होता क्या है, आई वांट टू ड्रॉ द एबीडी अगेन फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, लेट अस सी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बेसिकली वैसे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स, लेकिन मैं आपको सूडो फोर्स का भी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा है बिकॉज क्योंकि वी वांट टेक अ सेपरेट, ठीक है ना। सो ये m अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो भैया अगर ये किसी न किसी एंगल थीटा से टिल्ट होता ना, तो यार t का एक कंपोनेंट इधर जो होता है ना, t sin थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स a। इस वजह से ये a एक्सेलरेशन से क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। सो भैया अब जरा ध्यान से सुनना, इस केस में रीडिंग कितनी हुई होगी, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, सुनो रीडिंग कितनी होगी। एक इक्वेशन आ गई, t sin थीटा, टी साइन थीटा की वजह से ए एक्सेलरेशन में इधर जा रहा है, और टी कॉस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, तो मैं बोलूंगा
t sin theta is equal to ma and t cos theta is equal to mg. हमें टेंशन निकालने पे फोकस होना चाहिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So when equation 1 square plus equation 2 square, this got t is equal to m under root over g square plus a square. Now the reading is m by g under root over g square plus a square kgf. So, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपसे टफेस्ट टू टफेस्ट लेवल क्वेश्चन अगर जो पूछा जाएगा ना, उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि अब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली. बस आपको पढ़ना है अच्छे से. अगर आप पढ़ोगे ना, पक्का कर लो, पक्का 100% बात. ठीक है, तो आगे देखते हैं. इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि सर ये मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, ये मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो अगर मिनिमम एंगल के बारे में बात करें, अगर मिनिमम एंगल के बारे में बात करते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ थीटा, सो आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो. सो आप देखोगे tan थीटा इज इक्वल टू आ जाता है a by g. नाउ द थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by g. सो दिस इज द एंगल रिक्वायर्ड. ये एंगल रिक्वायर्ड है टू ऑक्युपाई अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू ऑक्युपाई equilibrium position. ठीक है, ओके. सो नाउ दिस इज अ वेरी इजी, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब आपने टेंशन्स के भी सारे केसेस देख लिए हैं और वेइंग मशीन के भी सारे केसेस देख लिए हैं. नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस very quickly. There is any issue? किसी को हो तो पूछ सकता है, कोई भी तरीके का बच्चों